हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने ले आए हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 22। देखिए, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में काफ़ी कुछ समझा है। इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में दो पार्ट्स में लेक्चर है। यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे हम समझेंगे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। मीन्स यहाँ पे हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे विच आर ऑन कॉम्पिटिटिव लेवल। काफी बार जो जेई एडवांस के पेपर में भी पूछी गई है, जेई मेंस में पूछी गई है या नीट में पूछी गई है। तो आपसे ये पूरा अनुरोध है, अगर आप वास्तव में कुछ अच्छा सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में जेई एडवांस की काफी प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में डाली है। तो देखिए, यहां पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। आप अपनी वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड रीड दिस केयरफुली। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड रीड दिस केयरफुली। देखिए, अब करते हैं सवाल। क्या हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस इज। सब पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आपकी √3i कैप माइनस जे कैप वोल्ट पर मीटर में है। स्क्वेयर फ्रेम LMNO, स्क्वेयर फ्रेम है LMNO ऑफ साइड 1 मीटर, साइड है 1 मीटर। शॉन द पॉइंट N लाइज इन द XY प्लेन। ये XY प्लेन में पॉइंट है। जेड कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है। द एंगल बिटवीन ON एंड X एक्सिस इज 60 डिग्री। जो ON और X एक्सिस में ये एंगल है 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फ्रेम। देखिए, पहली बात क्या है, यहां पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डेट इज द कांस्टेंट इन नेचर। क्या आपका कांस्टेंट इन नेचर। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या तो ये लिखते थे E डॉट एरिया, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो कांस्टेंट इन नेचर। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो हम क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन E डॉट डीए, है ना, कुछ भी हो सकता था ये। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो ये लिखेंगे हम, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, E डॉट ए। मेन बात क्या है, यहां पे आपको एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया वेक्टर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरेललोग्राम के लिए एरिया वेक्टर कैसे निकाले। भाई रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम का स्पेशल केस ही है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। क्या करके, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो देखिए यहां पे मैं एरिया वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, मान लीजिए एक साइड तो मानी मैंने ON, तो मैंने क्या लिखा ON वेक्टर। उसके साथ मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसका, ये वाली साइड। ये साइड कौन सी आपकी, OL वेक्टर, है ना। अब देखिए, मैं सबसे पहले ON लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखूंगा, देखिए ये N पॉइंट आपका XY प्लेन में। अब देखिए 1 का इधर से एंगल क्या है 60, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा आपका 1 cos 60, और 1 का परपेंडिकुलर में कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1 sin 60। भाई जहां से एंगल 60 है उधर की तरफ cos और परपेंडिकुलर में sin। तो यहां से मैं ON वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, जो ON है उसका x में कंपोनेंट कितना है 1 cos 60, तो क्या लिख सकता हूं 1 cos 60। ये x में कंपोनेंट है इसलिए क्या लगाया मैंने i कैप, प्लस y में कंपोनेंट कितना है भैया आपका 1 sin 60, y में इसलिए यहां पे क्या लगाया j कैप। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स ON वेक्टर क्या आ जाएगा, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया i कैप बाई 2। sin 60 होता है √3/2, तो प्लस √3/2 j कैप, है ना। अब तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया वेक्टर निकालो, वैल्यूज पुट करो। देखो एरिया वेक्टर क्या लिखा, ON वेक्टर, ON वेक्टर की वैल्यू पुट करो i कैप बाई 2 प्लस √3/2 j कैप क्रॉस OL। देखिए OL तो केवल z एक्सिस के अलोंग है, और ये साइड स्क्वायर है तो 1 मीटर ही होने वाली है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 इंटू में k कैप। क्यों, क्योंकि ये z एक्सिस के अलोंग आपकी लाई कर रही है। अब देखिए आगे आप कैसे करेंगे, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप यहां और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। मैं आपको रूल याद दिला देता हूं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। ये I मान लीजिए, J और K। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करते हैं तो हम प्लस लेते थे, और क्लॉकवाइज सेंस में हम नेगेटिव। देखिए मैं बता भी देता हूं, यानी कि सबसे पहले I क्रॉस के है, क्या आपका I क्रॉस के। तो I क्रॉस के में तो आप किस में मूव किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे इसको हम -j, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं -1/2 j कैप, है ना। उसके बाद देखिए j क्रॉस के,
जे क्रॉस के लिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए तो जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा, आई, तो ये कितना हो गया प्लस √3/2 आई कैप। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका एरिया वेक्टर। अब देखिए हम इसमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो ई डॉट ए, एरिया ये है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये। देखिए डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था आई वाली की हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जे वाली की हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, आई वाली की आई से करो, आई है √3 और यहाँ पे आई कितना आपका √3 इंटू में √3/2। जे वाली की जे से करो, जे कितना है भाई यहाँ पे आपका -1 और यहाँ पे जे कितना आपका -1/2। सोल्व कर दी तो ये कितना हो गया भाई 3/2 प्लस ये इधर आ जाएगा आपका 1/2। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 2 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी वोल्ट मीटर। तो इस सवाल में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 2 वोल्ट मीटर। देखिए ये वो सवाल है जिसमें आपको एरिया वेक्टर आप सीधा नहीं निकाल सकते, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी टू इवैल्यूएट द एरिया वेक्टर। आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट से भी सीधा नहीं लगा, आपको रिजोल्व भी यहां पे करना पड़ा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक वेरी गुड क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2017 में भी इससे सवाल आया था। एक्चुअली में ये सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा था। देखिए आपको गिवन है, ये मान लीजिए कोई आपकी रिंग है या सर्कुलर एरिया, रिंग मतलब सर्कुलर एरिया आपका है ना, इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक चार्ज रखा है क्यू, है ना। इसकी रेडियस आपको जो मानिए आप मान सकते हैं, इसकी रेडियस मैंने मान ली आर है ना। ये सिचुएशन है, ये आपका एक सर्कुलर एरिया है, इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक चार्ज रखा आपका क्यू। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि इससे कितना फ्लक्स फाइंड पास करेगा। तो क्या बताना है आपको, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर एरिया, है ना। फ्लक्स तो पास करेगा, देखिए कैसे पास करेगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो ये आपकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने वाली है। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो आपका फ्लक्स भी पास कर रहा है ना। अच्छा ये मत कहना कि सर यहाँ गॉस लॉ लगा दो, गॉस लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि वो केवल और केवल क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। बट जो आपका ये सर्कुलर एरिया, ये कैसा सरफेस आपका ओपन सरफेस, आप यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो फ्लक्स तो पास होगा, अब हमें ये देखना है कि कितना फ्लक्स पास होने वाला है। देखिए उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स है जिनका टारगेट नीट एग्जामिनेशन है वो सीधा फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या होता है, कितना फ्लक्स पास करेगा, Q/2ε0 1 - cos थीटा। अब आप पूछेंगे थीटा क्या है, तो थीटा मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी अरेंजमेंट है, देखिए इसी फिगर में थीटा बता देते हैं आपको। ये एक्स है, यहां पे चार्ज था क्यू, आप इसको ज्वाइन कीजिए। वैसे तो एक कोनिकल शेप बन गई। ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, इस एंगल को क्या बोला, थीटा, और सिमेट्री से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस केस में इस सर्कुलर एरिया से कितना आएगा, Q/2ε0 1 - cos थीटा। मेडिकल के बच्चे डेरिवेशन पे ध्यान ना दे, वो सीधा फॉर्मूला याद रखे, उनको इतना ही लेवल पूछा जा सकता है। बाकी जो जेई के बच्चे हैं फोकस ऑन द डेरिवेशन। देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं वो ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया भाई, ये मेरा सर्कुलर एरिया है ना, और एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कोई चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा आपका क्यू। आपको क्या करना है, यहां पे जो ये आपका सर्कुलर एरिया, इसको एलिमेंट्स में ब्रेक कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर गया, कितनी दूरी पर गया मैं, एट ए डिस्टेंस आर, और वहां जाके मैंने स्मॉल सी रिंग कंसिडर कर ली, ये वाली आर डिस्टेंस पे जाके, ये जिसकी थिकनेस कितनी है भाई आपकी
वेरी वेरी स्मॉल डी आर, ये रिंग कंसिडर कर ली भाई मैंने। ऐसा हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो आर पे जाके ये जो डी आर थिकनेस है उसकी क्या कंसिडर कर ली मैंने, एक रिंग कंसिडर यहां पे कर ली है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस स्मॉल से एलिमेंट से फ्लक्स निकालूंगा। स्मॉल से एलिमेंट से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका, वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, देखिए मैंने क्या किया, सपोज मैंने ये कंसिडर किया, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखिए ये एंगल मैंने क्या मान लिया, सपोज ये एंगल आपका अल्फा है, क्या ये एंगल आपका अल्फा। अब देखिए एरिया वेक्टर कहां होता है आपका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा कहां होता है आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पे ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर। अच्छा ई और ए के बीच में एंगल बता सकते हो, देखिए ये लाइन और ये ई, ये अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका अल्फा। अच्छा छोटू सा एलिमेंट है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, तो फ्लक्स क्या लिखा मैंने डी फाई, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं डी फाई का, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। तो देखिए डी फाई ई वेक्टर, चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। ई डी ए डॉट प्रोडक्ट है, ई और ए के बीच में एंगल है अल्फा, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका कोस अल्फा। और देखिए डी फाई ई की वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा के, चार्ज आपका क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है ये आर है, इसको आप कुछ मान लीजिए, सपोज मान लीजिए इसको मैंने माना आर डैश, क्या माना इसको मैंने आर डैश, है ना। तो के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस सीधा लिख लीजिए, ये एक्स है ये आर है, पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, डी ए कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने पहले भी आपको तरीका बताया, आप इसको बीच में से कट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर और थिकनेस कितनी है डी आर। तो एरिया को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 पाई आर डी आर इंटू कोस एल्फा। चलिए कोस एल्फा को भी चेंज कीजिए, कोस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया एक्स बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए टोटल निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर उससे पहले थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूं, कॉन्स्टेंट्स को अलग ले लेता हूं। देखिए के कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, क्यू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, 2 पाई भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एक्स भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये बचा आर डी आर, और नीचे क्या बचा, ये 1 पावर है ये हाफ पावर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी बची भाई आपकी 3/2, है ना। अब मेरे को टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहूंगी, देखिए वेरिएबल क्या आपका आर, तो सबसे छोटी जो रिंग है उसकी रेडियस होगी 0 और सबसे बड़ी रिंग इसकी रेडियस कितनी अपनी कैपिटल आर। तो हमें ये इंटीग्रेशन फॉलो करना पड़ेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स पहले अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इतना नोट कीजिए बिकॉज आई हैव टू इरेज। अब मेरे को सिंपली इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है और कुछ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। देखिए इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका फाई इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर लिया, 0 से आर था ये, के क्यू, ये क्या है भाई आपका 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके आर, क्या है भाई यहाँ पे आर डी आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक्चुअल में जो जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं बच्चे वो इंटीग्रेशन को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं अगर किसी को थोड़ा बहुत अभी समझ में ना आए वो वेट करे, मैथमेटिक्स में जैसे इंटीग्रेशन होगा आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया टी स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x इंटू में क्या हो गया आपका dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, x आपका कांस्टेंट है, देखिए ये पॉइंट इज, ये जो चार्ज है x डिस्टेंस पे फिक्स है, x आपका कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2r इंटू में dr, है ना। और टी स्क्वायर का क्या हो गया आपका 2t dt, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं आर डी आर किसके बराबर आएगा टी डी टी,
तो देखिए कितना हो जाएगा आपका के क्यू 2πx इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं टी स्क्वायर। सोल्व करने पे कितना आएगा आपका टी क्यूब, कैंसिल करो तो ये कितना बच जाएगा नीचे आपका टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टी की इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा टी की पावर -2। अब रूल क्या, पावर को 1 से इंक्रीज करो और उसी पावर से क्या कर दो डिवाइड, तो 1 से इंक्रीज करेंगे तो पावर आएगी -1, तो माइनस के क्यू 2πx और ये आएगा आपका 1/t। क्या आएगा आपका 1/t, बट t की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, √x² प्लस r²। क्या लिखा जा सकता है, √x² प्लस r²। लिमिट कहां से क्या है भाई दिए स्टूडेंट्स आपकी 0 से लेके r, है ना। देखिए आगे हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। अब आपको सिंपली लिमिट्स पुट करनी है, तो देखिए मैं पुट कर देता हूं लिमिट, तो कितना आएगा भाई आपका ये, देखिए k को लिख सकता हूं मैं 1/4πε0 q 2πx। लिमिट पुट कीजिए, पहले स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो 1/√x² प्लस r² माइनस, अब स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे तो क्या बच गया आपका 1/x। अब एक काम कीजिए, माइनस और x को अंदर ले जाइए तो क्या बचेगा आपका 2π से कैंसिल हो गया, कितना बचा q/2ε0। माइनस और x को अंदर ले गए तो ये बचा 1 - x/√x² प्लस r²। अब देखिए ये ट्रायंगल देखिए, ये x है ये r है, ये कितना हो जाएगा √x² प्लस r²। कोस थीटा निकालिए, कोस क्या होगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया ये हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कोस थीटा। तो ये आंसर क्या आएगा q/2ε0 1 - कोस थीटा। तो दिस इज द डेरिवेशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है बट आपको रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए। ये कौन बन रहा है, क्या बन रहा है आपका कोन, थीटा को बोल सकते हैं हम सेमी वर्टेक्स एंगल। तो इस सर्कुलर एरिया से x डिस्टेंस पे चार्ज रखा है q, तो फ्लक्स कितना पास होगा q/2ε0 1 - कोस थीटा। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके काफी बार काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी के बेस पे सोल्व होने वाली है। तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व। चलिए आपने सोल्व करने की कोशिश जरूर की होगी, अब हम समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो चार्ज है Q1 और -Q2। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहां से एंगल आपका अल्फा है और इधर एंगल कितना आपका बीटा। हमें चारों के बीच में रिलेशन बताना है Q1 Q2 अल्फा एंड बीटा। मैंने क्या किया, देखिए ये एंगल अल्फा है ना, तो मैं इस प्रकार से मान सकता हूं कि टेंजेंट के साथ ये एंगल क्या बन रहा होगा आपका अल्फा, और इधर ये टेंजेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है भाई आपका बीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए सिमिलर काम नीचे भी होगा, वैसे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, ऊपर फील्ड लाइन है नीचे भी वैसी होगी, तो नीचे भी आपका सेम काम होगा, ये एंगल अल्फा होगा और इधर आपका एंगल क्या रहेगा, ये आपका बीटा, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सर्कुलर एरिया एज्यूम कर लिया। अब एक बात सोचिए, मैं रेफरेंस मान रहा हूं Q1 को, किसको रेफरेंस मान रहा हूं मैं, ये मैंने सर्कुलर एरिया एज्यूम कर लिया है। मैं रेफरेंस किसको मान के चल रहा हूं, Q1 को मान के चल रहा हूं, है ना। अब होगा क्या भाई, दो ही चार्ज है Q1 एक -Q2, जो Q1 से लाइन निकलेगी वो Q2 पे तो जानी ही जानी है। इसका मतलब इस एरिया से जितनी फील्ड लाइन Q1 की होगी उतनी फील्ड लाइन किसकी होने वाली है, आपकी Q2 की होने वाली है। बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि दो ही चार्ज है, एक से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी दूसरे पे जाके उनको टर्मिनेट होना ही होना पड़ेगा। तो डेट्स वाई जितना फ्लक्स इसका है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स, जितना फ्लक्स इसका है उतना ही फ्लक्स इसका होना चाहिए। अब एग्जांपल ले लो, मान लो कोई फील्ड लाइन ये है, यहां जाके यहीं तो जाएगी और कहां जाएगी, क्योंकि टर्मिनेट तो इसी पे होना है। अब भाई कोई यहां से गई है वो यहां पे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि टर्मिनेट तो यहां पे होना है ही। मतलब जो जितनी फील्ड लाइंस इसकी होंगी उतनी फील्ड लाइन इसकी होने वाली है, मींस जितना फ्लक्स इसका होगा उतना ही फ्लक्स इसका होगा। तो भाई इसके फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर एरिया एंगल अल्फा अभी पढ़ा Q1/2ε0 1 - कोस अल्फा बराबर, इस पे भाई टर्मिनेट हो रही है तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है,
है ना। तो Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंगल यहाँ पे बीटा है तो 1 माइनस कोस बीटा, 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो Q1 इंटू में 1 माइनस कोस एल्फा इज इक्वल टू Q2 1 माइनस कोस बीटा। तो आपका आंसर यही है, आपका Q1 Q2 अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। अब थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स में उन्होंने पढ़ रखा है। 1 माइनस कोस एल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2, और 1 माइनस कोस बीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो Q1 साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2 किसके बराबर हुआ, Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। एक अच्छी प्रॉब्लम है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है, एक्स के साथ क्या कर रहा है, वो आपका चेंज कर रहा है ना। चलिए, आपने कोशिश जरूर की होगी, अब हम समझ लेते हैं। देखिए क्या सवाल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वेर इज गिवन है रिलेशन आपका E बराबर E नॉट 1 प्लस एल्फा एक्स जे कैप। कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल फील्ड है, ठीक है। स्क्वायर एरिया इज शोन इन द फिगर, ये एरिया, ये साइड ए, ये साइड भी ए। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। देखिए पहली बात, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, आपको फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट तो करना ही करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका फील्ड है ना, एक्स के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है। इसे मैंने क्या किया, मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया क्योंकि एक्स के साथ चेंज हो रहा है, और वहां जाके एक पतला सा एलिमेंट, पतलू सा एलिमेंट आपको बड़ा दिख रहा है, वो कंसीडर किया भाई, जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी, dx, है ना। तो ये एलिमेंट है भाई मेरा। अब क्या है, इस पतले से एलिमेंट से छोटू सा फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स मान लिया मैंने d5। अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या आपका, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। बहुत बढ़िया, चलिए भाई। अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे में है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी कहां है, जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब ई भी जेड के अलोंग, एरिया भी जेड के अलोंग, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, ई डी ए कोस 0। कोस 0 कितना होता है आपका, 1। तो d5 कितना आ गया आपका, ई इंटू में डी ए। चलिए भाई वैल्यूज पुट कीजिए। ई कितना है भाई आपका, ई नॉट 1 प्लस एल्फा एक्स डी ए। इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा भाई, एलिमेंट तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है dx और ये ब्रेड्थ कितनी है आपकी a, तो इसका एरिया क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू में dx। और टोटल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। चलिए भाई लिमिट लगा लेंगे, 5 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लीजिए, ई नॉट कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन 1 प्लस एल्फा एक्स dx। अच्छा लिमिट लगा सकते हैं ना, x पे लिमिट लगानी। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे x क्या है, 0। सबसे लास्ट, सॉरी सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ पे x क्या आपका 0। सबसे राइट वाला एलिमेंट यहाँ पे x कितना आपका a। तो कहां से कहा, 0 से लेके a। चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। तो 5 कितना हो गया आपका, e नोट a, इंटीग्रेशन करना। देखिए 1 का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा आपका x, है ना। और अल्फा x है तो अल्फा कॉन्स्टेंट एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर बाय 2। और लिमिट कहां से, डी स्टूडेंट्स 0 से लेके a। वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा, ई नोट a पुट कीजिए, यहां a हायर लिमिट प्लस अल्फा a स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स। आप a को कांस्टेंट है, मतलब बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ई नोट a स्क्वायर 1 प्लस अल्फा a बाय 2। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो किससे पास कर रही है आपकी, इस स्क्वायर एरिया से, ई नोट ए स्क्वायर 1 प्लस अल्फा ए बाय 2। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आप अटेम्प्ट मत करना, मैं ही समझाऊंगा आपको। सवाल पूछा गया एडवांस 2015 में, ये फिगर है सवाल की। देखिए सवाल बहुत अच्छा है और बहुत जगह बहुत प्रकार के सॉल्यूशन दिए गए हैं, है ना। कई बहुत बढ़िया बढ़िया किताबों में, जो बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन ट्यूटर्स, सो कॉल्ड ट्यूटर्स आजकल बने बैठे हैं,
उन्होंने अपने अलग अलग सॉल्यूशन दिए, इतने बड़े जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहां मैं आपको वन लाइन सॉल्यूशन बताऊंगा, ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा कैसे, अगर आप उनके तरीकों को फॉलो करेंगे। मैं इसको आपको काफी आसान करके बताने वाला हूं, तो सुनिए ध्यान से। देखिए सवाल समझते हैं क्या पहले। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। लैम्डा के कारण जो फील्ड आता है हमने गॉस लॉ से प्रूव किया था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस, कहां लाई करिए, देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई जेड प्लेन में जेड कितना दिया गया उसका √3a/2। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस, एबीसीडी रेक्टेंगुलर सरफेस है लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, सेंटर कहां पे उनका, ओरिजिन पे, कितना है लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, है ना। देखिए सबसे पहले ये फिगर को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, फिगर को कितने से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री, तो क्या बनेगा, सपोज मैंने मान लीजिए इधर क्या बनाया अपना जेड एक्सिस, है ना, फिर इधर क्या बनाया मैंने अपना, अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये क्या आ जाएगा भाई मेरा वाई एक्सिस, है ना। मैं इस प्रकार से फिगर बनाने वाला हूं। अब देखिए जो मेरी वायर है वो जेड एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल, आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसको वाई मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए एक्स, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। हम फिगर से समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, आपका जो आपकी वायर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है कितने डिस्टेंस पे, √3a/2। तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये मान लीजिए हमारी वायर हो गई, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है कितने डिस्टेंस में भाई, ये जो डिस्टेंस आपका दैट इज √3a/2, कितना आपका √3a/2। चलिए अब देखिए मेरा जो रेक्टेंगुलर सरफेस है उसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो मैं रेक्टेंगुलर सरफेस बना देता हूं, सेंटर हमारा ओरिजिन पे है, तो मान लीजिए सपोज ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है ना। ये डिस्टेंस मैं यहां लिख देता हूं √3a/2, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस है। लेंथ लिख लेते हैं, देखिए एक्स के पैरेलल जो डायमेंशन है उसकी लेंथ कितनी है a, तो एक्स के पैरेलल जो डायमेंशन है उसकी लेंथ कितनी है आपकी a, है ना। और जो आपका y के पैरेलल डायमेंशन है उसकी लेंथ कितनी है आपकी l, मतलब ये लेंथ कितनी है आपकी l, है ना। सबसे पहले देखिए मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूं जिससे आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। याद कीजिए जब हमने गॉस लॉ पढ़ा तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो आपका फील्ड था वो सिलेंडर मान के हमने निकाला था, है ना, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं उसको हम, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। अगर आपको याद हो जब हमने गॉस लॉ लगाया तो ये हमने वायर मानी थी, हमने इसके अराउंड क्या माना था, एक सिलेंडर माना था, और फिर इस पे गॉस लॉ लगाया तो हमें क्या मिला था, वहां पे हमें फील्ड की जानकारी मिली थी। और एक बार हमने भी समझी थी कि हाँ रेडियली होता है, जो किसी भी पॉइंट पे होता है वो कैसे होता है, रेडियली परपेंडिकुलर टू द वायर, मतलब ये सिलेंडर की फॉर्म में फैलता है, किसकी फॉर्म में फैलता है, इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे भी एक सिलेंडर कंसीडर करने जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है इसका फील्ड किसकी फॉर्म में फैलेगा, इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, तो सिलेंडर कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं यहां पे एक सिलेंडर कंसीडर करने जा रहा हूं, लिसन केयरफुली। ठीक है, ये अपर सरफेस हो गया, ये हो गया, और लोअर सरफेस और बना लेते हैं। आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि यहां पे हमने अपना सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इसकी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। मैंने सिलेंडर की लेंथ कितनी मान ली, एल। तो देखिए पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्डा, तो एल लेंथ में जो चार्ज है, मतलब अंदर चार्ज कितना हो गया आपका, लैम्डा इंटू एल, कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। अब मैंने लगाया गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन क्या है भाई, लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फ्लक्स है किससे, पूरे के पूरे सिलेंडर से, किससे, पूरे के पूरे सिलेंडर से। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है सिलेंडर का,
कितना परसेंट हिस्सा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, मैं ये फिगर मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट है। देखिए ध्यानपूर्वक सुना भाई, ध्यानपूर्वक। मैंने ऊपर का सिलेंडर कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, ऊपर का सर्कुलर सरफेस है ना, तो ऊपर का जो सर्कुलर सरफेस है वो लाइक दिस है ना। अब देखिए एक्सिस के अलोंग क्या हमारी वायर, तो सेंटर के अलोंग तो क्या ही हमारी वायर है, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, सेंटर के अलोंग हमारी क्या है, वायर है। अब देखिए इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, बहुत ऑब्वियस है, डिस्टेंस कितना था आपका, मिट गया थोड़ा सा, √3a/2, तो इसकी रेडियस कितनी बन रही है आपकी, √3a/2, तो जो इसकी रेडियस है डेट विल बी √3a/2, या फिर रेडियस को नहीं आप कैसे समझ सकते, देखिए ये हमारी लाइन है, तो मैंने क्या बनाया, ये हमारी क्या हो गई लाइन, इस लाइन की जो लेंथ है, लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है भाई आपकी, लाइन की लेंथ यहाँ पे है, ये लेंथ कितनी है आपकी ए। डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान से सुना, मैं टॉप से देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं मैं, टॉप से देखूंगा तो इस प्रकार से कुछ बनी, तो ये हमारी वायर हो गई और ये हमारी लाइन है, इस लाइन की लेंथ कितनी है आपकी ए। अच्छा ये जो लाइन है यहां से कितने डिस्टेंस पे आपकी, यहां से ये डिस्टेंस पे है √3a/2, कितने डिस्टेंस पे है, √3a/2 है ना। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए मैंने ये ज्वाइन किया और मैंने ये ज्वाइन किया, लॉजिक समझना जरूरी है आपके लिए। जितनी भी फील्ड लाइंस यहां से पास करेंगी वो सारी की सारी सर्कुलर पोर्शन से भी पास करने वाली है। कैसे, देखिए मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है आपकी, एक फील्ड लाइन मान लीजिए ये फील्ड लाइन यहां से जा रही है तो यहां से भी जा रही है। अब आपकी मान लीजिए एक फील्ड लाइन है यहां से भी जा रही है, यहां से भी जा रही है, एक फील्ड लाइन है यहां से भी जा रही है, यहां से भी, एक फील्ड लाइन है यहां से भी जा रही है और यहां से भी, मतलब जितनी फील्ड लाइन यहां से जाएंगी उतनी फील्ड लाइन यहां से भी जाने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये आपका डिस्टेंस है √3a/2 और ये पूरा डिस्टेंस आपका ए। मैं क्या करता हूं, मैं ये एंगल निकाल लेता हूं थीटा। तो देखिए मैंने ट्रायंगल में लगाया tan थीटा, tan थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये ए आधा कितना बनेगा आपका a/2 और बेस कितना हो गया इस ट्रायंगल में, √3a/2 कैंसिल करके कितना आया 1/√3, 1/√3 आया तो थीटा कितना हो गया भाई आपका 30 डिग्री, यानी कि एंगल 30, तो नीचे वाला भी 30, ओवरऑल कितना एंगल बन रहा है 60, मतलब कि ये जो पोर्शन है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। 60 डिग्री एंगल मतलब कितना हिस्सा हो गया भाई, पूरा का पूरा 360 होता है, 60 डिग्री मतलब कितना पोर्शन हो गया भाई आपका 1/6, कितना हो गया 1/6, मतलब टोटल फ्लक्स का 1/6 यहां से पास करेगा या फिर इस रेक्टेंगुलर सरफेस से पास करेगा, तो 1/6 पोर्शन कितना हो गया λL/6 एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा सीधा n की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे इक्वल टू 6, कितनी आ जाएगी इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट फिर से एक बार सुनिए, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी है इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात √3a/2 डिस्टेंस, लेंथ l है, ये साइड क्या आपकी a है, एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक रीजन में होता है, तो मैंने सिलेंडर कंसीडर कर लिया है ना। अब पूरे सिलेंडर में जो चार्ज है l लेंथ मानी सिलेंडर की, तो चार्ज क्या हो गया λ×l, तो पूरे से फ्लक्स कितना हो गया λL/ε0 है ना। अब मेरे को ये देखना है कि मेरा जो ये स्क्वायर पोर्शन, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है ना, इसका कितना हिस्से में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसका टॉप सर्कुलर सरफेस कंसीडर किया, तो ये आपका सर्कुलर सरफेस है, तो ये क्या मान लिया मैंने अपना सर्कुलर सरफेस, बढ़िया। ये वायर कहां पे है, सेंटर पे। अब जो ये जो हमारी रेक्टेंगुलर सरफेस है उसकी लेंथ कितनी है ए, तो लेंथ कितनी बना दी मैंने ए, बहुत बढ़िया। अब ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये रेक्टेंगुलर सरफेस का डिस्टेंस कितना दिया था √3a/2, तो रेक्टेंगुलर सरफेस का डिस्टेंस कितना हो गया √3a/2, मैंने ज्वाइन किया। अब देखिए एक फैक्ट क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास करेगी वो यहां से भी पास करेगी, है ना, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, बस जितना फ्लक्स इससे उतना ही फ्लक्स इससे, मैं इसका फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो पता चला कि इसने कितना एंगल बनाया, पूरा का पूरा, आधा एंगल 30 डिग्री है, पूरा एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना पोर्शन हो गया वो आपका 1/6, तो इस पोर्शन से फ्लक्स कितना होगा आपका 1/6, तो λL/6 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से कंपेयर किया तो n बराबर क्या आ गया आपका 6। ओके डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए लोग इसका मुश्किल तरीका बताते, किताबों में होता है, कैसे इसका मुश्किल तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो मुश्किल क्या वो आप खुद समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यही डायग्राम बना देता हूं, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वायर हो गई,
ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप एक्स पे गए, आपने एलिमेंट माना, जैसे आपने क्यू बाई टू एप्सिलॉन 1 माइनस कोस थीटा डिराइव किया था, आपने एलिमेंट माना, बहुत बढ़िया, सब सही था। फिर आप क्या करोगे, इससे आप पहले फील्ड निकालोगे, इसका एरिया हो गया, फिर एंगल थीटा निकालोगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, यूज गॉस लॉ। क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपको, गॉस लॉ, और दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब देखिए, हम गॉस लॉ से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कर रहे हैं, लिसन केयरफुली। हमने इस एक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, आउटसाइड भी निकाल लिया था, इनसाइड भी निकाल लिया था। हमने होलो स्फीयर की भी बात की थी, साथ में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की भी बात की थी। अब हम उसमें कुछ वेरिएशन के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ना। वहां पे हमने सब कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना था। क्या माना था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके लिए एक सवाल है, देखिए लिसन केयरफुली। जैसे मान लीजिए स्फीयर है ना, स्फीयर की कोई भी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है मान लीजिए आर, और ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन या सेंटर मान लीजिए। जो चार्ज डेंसिटी है ना, ये आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। क्या आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। आपको क्या गिवन है कि जो चार्ज डेंसिटी है ना रो, क्या आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, डेट इज इक्वल टू रो नोड इंटू आर। कितने, रो नोड इंटू आर। आर क्या आपका, यहां पे आर आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपकी चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज। वही सवाल, आपको पहले आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर आपको फील्ड निकालना है इनसाइड, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा रहा हूं, कैसे हम निकाल सकते हैं। लिसन केयरफुली, देखिए इसी सवाल में कर लेते हैं, है ना। ये तो हमें याद रह ही जाएगा कि रो किसके बराबर है, रो नोड इंटू आर। मैंने क्या किया, कोई पॉइंट आउटसाइड कंसीडर किया, कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस आर, है ना। अच्छा, बाहर कोई चार्ज नहीं किसी प्रकार का। अब हमें पता है हम क्या करते थे, यहां पे हम एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, है ना। तो ये मान लीजिए ये क्या हो गया आपका स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या हो गया आपका स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। चलिए भाई, है ना, अंदर आपका मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, डेंसिटी हमें गिवन है। अब देखिए यहां पे हम क्या करते थे, हमने एलिमेंट माना यहां पे। अच्छा, जब आपका स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा आपका आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, जीरो। तो हम फाई को क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो ई डी ए कोस जीरो, कोस जीरो हो गया 1, तो क्या लिखेंगे, ई डी ए, एंड डेट इज इक्वल टू योर फ्लक्स। अच्छा, गॉस लॉ से फ्लक्स को हम किसके बराबर लिखते थे, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ई डी ए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको क्यू इन निकालना है। आपको अंदर कितना चार्ज है इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उससे पहले थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका कांस्टेंट, क्योंकि सब जगह का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ये डी ए क्या बन गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। मेनली क्या मेरे को यहाँ पे क्यू इन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यू इन। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे चार्ज निकाल सकते हैं। अब देखिए, सारा का सारा चार्ज कहां लाई करे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही लाई कर रहे हैं, तो मतलब मेरे को सारा का सारा चार्ज यहां पे निकालना पड़ेगा। अब सारा का सारा चार्ज मैं कैसे निकाल सकता हूं वो देखिए। तो सारा का सारा चार्ज मेरे को निकालना है, तो मेरे पास ये स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इसमें ही चार्ज फैला है। अब जब भी आपका सॉलिड स्फीयर है, देखिए वेरिएबल डेंसिटी है, मेरे को इंटीग्रेशन से ही चार्ज निकालना पड़ेगा, डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस पे गया, आर, और वहां जाके मैंने एक होलो स्फीयर कंसीडर किया, ये स्फीयर। अब मान लीजिए इस स्फीयर की जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस कितनी होगी, डी आर। दिस इज द स्फीयर जो मैंने कंसीडर किया है। अब ये आपका बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो चार्ज भी क्या होगा इस पे, वेरी वेरी स्मॉल। तो चार्ज मान लीजिए कितना चार्ज इस पे आपका, डी क्यू, है ना।
अब चार्ज क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना भाई। डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए, तो चार्ज कितना होगा, डेंसिटी मान लीजिए रो हो गई। अब वॉल्यूम, ये जो मैंने एलिमेंट माना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो भाई वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अब जब ये होलोस्फीयर मान लिया, होलोस्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², और थिकनेस कितनी है भाई इसकी, dr। ठीक है, बहुत बढ़िया। dq, अच्छा रो की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, रो नोट इंटू आर, आर मतलब कितना लिख सकते हैं 4πr³ dr। टोटल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करो। तो आर देखिए कहां से कहा है, सबसे यहां जो सबसे छोटा आप होलोस्फीयर मानेंगे उसकी रेडियस क्या होगी 0, और सबसे बड़े की रेडियस कितनी है भाई, पूरी रेडियस कितनी गिवन आपको आर, तो सबसे बड़े की रेडियस कितनी हो गई आपकी कैपिटल आर। चलिए यहां से क्यू कितना आ जाएगा आपका, क्यू बराबर कॉन्स्टेंट्स को बाहर लीजिए, 4π कॉन्स्टेंट, रो नोड कॉन्स्टेंट है ना, चाहे यहां पे लिख लो रो नोड क्या आपका कांस्टेंट है ना। अब क्या बच गया इंटीग्रेशन में r³ dr। अच्छा r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई आपका r की पावर 4/4, और लिमिट कहां से कहां आपकी 0 से लेके कैपिटल R। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, q बराबर, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करने पे पाई रो नोड r की पावर 4, कितना आ जाएगा, पाई रो नोड r की पावर 4। तो यहां पे जो इनसाइड चार्ज है डेट इज इक्वल टू पाई रो नोड r की पावर 4 बाय एप्सिलॉन नोट e इंटू में 4πr²। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, रो नोड r की पावर 4 बाय 4 एप्सिलॉन नोट r²। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आउटसाइड पॉइंट। मेन मैं आपको इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा था, अक्सर जेई मेंस और नीट में इस प्रकार के सवाल आते हैं जहां वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है। वहां पे मेन चीज क्या है, जब भी वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आए आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। दिस इज द मेथड टू फाइंड द चार्ज, क्या फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द चार्ज, है ना। आप इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उस स्फीयर में, इंटीग्रेशन के लिए जो एलिमेंट मानते हैं डेट इज द होलोस्फीयर, आर पे जाके एलिमेंट माना जिसकी थिकनेस कितनी होगी आपकी dr। मैंने डीपीबीज में बहुत सारे क्वेश्चन डाले इस प्रकार के, जो नेक्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड की जाएगी, तो आप उनको सोल्व कीजिए। कोई आपको डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। अब देखिए मेन बात अब क्या रहेगी, इनसाइड और निकालना है, कहां निकालना है, इनसाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन बिकॉज आई हैव टू इरेज दिस। देखिए करते हैं, अंदर भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा नहीं मिटा रहा हूं मैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को फिर आने वाली है। ये मिटा देते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इनसाइड और निकालने जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए सपोज अपना सॉलिड स्फीयर है, इनसाइड निकालना है एट ए डिस्टेंस r। तो वही, अरे वही पुराना घिसा पिटा मेथड नहीं, बहुत काम कर, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मानना है। क्या मानना है आपको, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना, क्या मानना आपको, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। फिर वही सारी बात, जो आपका फ्लक्स है डेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए एंगल अगेन 0 cos 0 1 हो गया। अब ई आपका डिस्टेंस सेम है तो कांस्टेंट रहता है, इंटू में 4πr²। अब फाई को क्या लिखेंगे, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नोट ई इंटू में 4πr²। अब मेरे को क्यू इन निकालना है। देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है मेरे को वो निकालना है। तो भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेरे को चार्ज निकालना है। मतलब मेरे को ये बताने की स्मॉल आर रेडियस तक कितना चार्ज आ रहा है, तो चार्ज निकालने का मेथड ही है। बट मेरे को चार्ज अब कैपिटल आर रेडियस तक नहीं निकालना, पहले तो मेरे को कैपिटल आर रेडियस तक निकालना था, पूरा का पूरा चार्ज इनसाइड था। बट अब पूरा का पूरा चार्ज इनसाइड नहीं है, ये पोर्शन, इस पोर्शन का चार्ज आपका बाहर रह गया, इसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने पोर्शन का चार्ज इनसाइड है। तो मेरे को आर डिस्टेंस में कितना चार्ज आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो आर डिस्टेंस तक निकालने तो इस कैपिटल आर की जगह सिंपली क्या पुट कर दीजिए, स्मॉल आर। क्या पुट कर दीजिए, स्मॉल आर। तो ये कितना आ जाएगा, स्मॉल आर की पावर
4. Okay dear students, put the value. So pi rho naught small r की पावर 4 by epsilon naught e इंटू में 4 पाई r स्क्वेयर. सोल्व कर लेते हैं. देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वेयर से कैंसिल करेंगे तो ये r स्क्वेयर, तो e कितना आ गया रो नॉट r स्क्वेयर बाय 4 epsilon naught. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग वेरिएबल चार्ज डेंसिटी गिवन एज रो बराबर रो नॉट इंटू आर, जहां पे रो नॉट क्या आपका कांस्टेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स नाउ. हम अब प्रॉब्लम सोल्व नहीं करें, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. देखिए देखिए हमने गॉस लॉ से कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. सबसे पहले हमने स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस निकाले, फिर हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, और तीसरा हमने शीट्स की बात की थी, थिन शीट्स एंड थिक शीट. अब मैं बात करने जा रहा हूं सिलेंडर्स की. किसकी बात करने जा रहा हूं? सिलेंडर्स की, है ना. देखिए जैसे स्पीयर्स में दो कैटेगरी थी, वैसे भी हम सिलेंडर्स में दो कैटेगरी बना सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी क्या आपका? होलो सिलेंडर, या फिर आपका सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर. है ना. मैं कंडक्टिंग इसलिए लगा देता हूं सॉलिड के साथ, क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगा तो सारा का सारा चार्ज कहां चल जाएगा? सरफेस पे. और होलो सिलेंडर का भी चार्ज कहां पे होता है? आपका सरफेस पे ही होता है. चलिए भाई, बहुत बढ़िया. या फिर होलो सिलेंडर है, या फिर आपका क्या हो सकता है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना. देखिए पहली बात, ये आपका होलो सिलेंडर है तो सरफेस पे चार्ज होगा, सरफेस का एरिया होता है, तो यहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं? सिग्मा. सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा का मतलब क्या आपका यहां पे? चार्ज पर यूनिट एरिया. और सॉलिड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? रो. रो का मतलब क्या होता है भाई? यहां पे आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहां वॉल्यूम में होती है ना. तो देखिए सबसे पहले मैं होलो सिलेंडर का डिस्कशन करने जा रहा हूं, वही दो केस, इनसाइड एंड आउटसाइड. तो होलो सिलेंडर के लिए देखिए हम कैसे कर सकते हैं. तो मान लीजिए ये आपका कोई होलो सिलेंडर है. देखिए होलो सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग. कैसा मान लिया हम? इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर है ना. इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली वर्ड हमें ऐड कर लेना चाहिए. ठीक है. तो बहुत बड़ा, बहुत लार्ज आपका सिलेंडर है, इसमें कोई शक नहीं. ये मान लीजिए क्या आपका एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी आपकी? आर. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. अब मेरे को क्या करना है? बाहर किसी भी पॉइंट पे जो कि एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस पे मेरे को वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए जैसे आपकी एक वायर है ना. वायर भी क्या होती है? सिलेंडर होती है. मान लीजिए वायर का मतलब क्या है? इसको बीच बीच के रेडियस क्या बना दो? 0 बना दो भाई. कॉम्प्रेस कर करके ऐसी वायर्स बनती है. कॉम्प्रेस कर करके रेडियस 0 बना दो, क्या बन जाएगी? वायर. अब एक वायर के लिए हमने गॉसियन सरफेस क्या माना था? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो इसके लिए भी, इस सिलेंडर के लिए भी गॉसियन सरफेस कैसा होने वाला आपका? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. क्या होगा आपका? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो देखिए यहां पे आपका सरफेस पे चार्ज है प्लस 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 प्लस. है ना. अब मैंने क्या किया? यहां पे मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना. हैविंग द रेडियस स्मॉल आर, और लेंथ आपको जो माननी आप मान सकते हैं. लेंथ होगी मान लीजिए कैपिटल एल. ठीक है. अब देखिए जैसा हमने पहले किया था वैसा ही सब कुछ यहां पे है. 3 सरफेस होंगे सिलेंडर के, ये सर्कुलर और ये कर्व, है ना. तो यहां पे क्या है? सिंपल सी बात है. सरफेस 1 है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा आपका? रेडियली आउटवर्ड. ये हम समझ चुके हैं कि जस्ट लाइक आपका किसकी तरह है? प्लेन वायर की तरह, सिंपल इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की तरह.
तो यहां से आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0। सेम काम यहाँ पे, ये एरिया वेक्टर हो गया, इधर आपका फील्ड होगा एंगल 90, अगेन यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, 0। इससे क्या बचा, आपका फ्लक्स बचा है। तो फ्लक्स बचा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया आपका, 0। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं, यहां से 0, यहां से 0, ये बचा, तो ई ए और एंगल 0 है तो कोस 0। अच्छा कोस 0 कितना होता है, 1, तो ई इंटू में ए। तो फाइव को क्या लिख सकता हूं, ई एरिया। देखिए कर्व्ड एरिया ना, कर्व्ड एरिया क्या होता है आपका, 2 पाई आर एल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा लेंथ कैपिटल एल है। अच्छा फाइव को हम गॉस लॉ से क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अब मेरे को क्यू चाहिए, देखिए यहां सिग्मा होता है तो चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया, देखिए पूरा का पूरा जो सिलेंडर है एल लेंथ का, वो कहां लाई करे, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो एरिया क्या लिखूंगा मैं आपका, तो इसका सरफेस पे चार्ज है तो एरिया क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई, रेडियस कितनी है कैपिटल आर, इंटू लेंथ क्या हो गई आपकी एल। सारा का सारा चार्ज ही तो है ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर एल। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई एल से 2 पाई एल तो कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर, जस्ट लाइक प्लेन वायर की तरह, सिंपल इनफाइनाइटली चार्ज वायर की तरह। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे लैम्डा था, यहाँ पे क्या सिग्मा। अब चार्ज किसके बराबर, सिग्मा इंटू एरिया, सारा का सारा एरिया ही अंदर है, सारा का सारा चार्ज ही अंदर है। तो एल लेंथ में चार्ज कितना हो गया आपका, 2 पाई आर इंटू एल। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अच्छा सोच के बताना, खुद से सोचिए एक बार, इनसाइड कितना होना चाहिए, इनसाइड है ना, खुद से सोचने की बात है, इनसाइड कितना होगा। अरे यार देखिए सारा का सारा चार्ज कहां है, सरफेस पे। यहां डायग्राम भी बना देता हूं। डियर स्टूडेंट, सारा का सारा चार्ज कहां पे आपका, सरफेस पे है। अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो अंदर अगर आर डिस्टेंस पे पूछेंगे और वहां मैंने सिलेंडर कंसीडर भी कर लिया, तो आपका क्यू इन, इनसाइड चार्ज कितना आपका, 0, क्योंकि सारा का सारा सरफेस पे है, जैसा कि आपका होलो स्फीयर में होता था। तो क्यू इनसाइड 0, तो अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। तो होलो सिलेंडर के केस में अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अभी तक हमने होलो सिलेंडर की बात की थी, अब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, वो भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और इससे रिलेटेड है ना जेईई एडवांस 2018 में क्वेश्चन आया था, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। देखिए क्या कहानी इसकी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। यहां पे देखिए अब आपका सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले रो क्या आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना। तो वही सेम कहानी है, सब कुछ सेम है, क्यू इन चेंज होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार पूरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं 3 बार ऑलरेडी कर चुका हूं। ये मान लीजिए आपका प्लस चार्ज है, पूरी वॉल्यूम में सब जगह है बढ़िया तरीके से। फिर से वही कहानी कि अगर आपको आउटसाइड निकालना है तो यू हैव टू एज्यूम ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये मान लीजिए आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, लेंथ कितनी है मान लीजिए इसकी, लेंथ आपकी एल। तो यहां पे वही कहानी है, ई इंटू में, देखिए मैं आपके शुरू के 3 स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी वहां लिख चुका हूं। तो ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपका, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर आएगा आपका, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ लिसन केयरफुली, देखिए क्यू इन कैसे निकालेंगे, तो ई, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, स्फीयर नहीं है, सिलेंडर ई इंटू में 2 पाई आर एल।
तो ई इंटू में 2 पाई आर एल, चार्ज कितना हो गया भाई, चार्ज को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है रो, वॉल्यूम, हाँ भाई सारा का सारा चार्ज ही अंदर है, तो सारी की सारी वॉल्यूम कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, भाई क्या होती है एरिया इंटू लेना, पाई आर स्क्वायर इंटू में एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सोल्व कर लेते हैं, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहां भी देखिए रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो वही सेम कहानी है, जो आपका आउटसाइड है वही सब कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए इनसाइड बात कर लेते हैं, वो थोड़ी अच्छी बातें हैं। वैसे तो आपका इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है, मैंने एल लेंथ का कंसीडर किया, मतलब उसका कुछ हिस्सा ही कंसीडर किया मैंने। अंदर मेरे को निकालना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, ये मेरा गॉसियन सरफेस, वही सेम कहानी है, सब कुछ सेम रहेगा, ई इंटू में 2 पाई आर एल किसके बराबर होगा, क्यू इन बाय, क्या अब क्यू इन जीरो होगा, नहीं, होलो के केस में ये इनसाइड चार्ज कितना था, जीरो, बट सॉलिड के केस में इनसाइड चार्ज आपका जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका इनसाइड चार्ज तो पक्का होने वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे, अगेन वही चार्ज इंटू वॉल्यूम, इनसाइड चार्ज कितना आएगा आपका, चार्ज इंटू वॉल्यूम, ठीक है भाई, सॉरी इनसाइड चार्ज क्या आएगा आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा भाई डेंसिटी कितनी की बना आपकी, रो, वॉल्यूम, इस सिलेंडर की देखिए ये वाला चार्ज ही केवल अंदर लाई कर रहा है, बाकी चार्ज आपका अंदर लाई नहीं कर रहा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी अब आपकी, इसकी वॉल्यूम कितनी है, पाई आर स्क्वायर, देखिए कैपिटल नहीं स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या स्मॉल आर, इंटू में लेंथ कितनी हो गई आपकी एल, तो ये क्यू इन आ गया, तो ई इंटू में 2 पाई आर एल बराबर क्यू इन, क्यू इन कितना लिख सकते हैं, रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, दोनों सेम ही है, तो 2e किसके बराबर आ गया, रो, यहां बचा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं रो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम ग्राफ बनाए बिटवीन ई एंड आर, देखिए इनसाइड क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इनसाइड ग्राफ ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कहां तक, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अच्छा वैल्यू कितनी होगी, आर को कैपिटल आर रखो भाई, कितना हो जाएगा बच्चों, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर बढ़ाने पे घट रहा है, तो बाहर आपका ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपका वेरिएशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कहां से लिया गया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जैसे हमने शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, थिन शीट के कारण क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थिक शीट बट कैसी, कंडक्टिंग हो, तो क्या निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां पे भी हम थिक शीट की बात करेंगे, बट डेट विल बी नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, कैसे होगी आपकी, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, तो थिक नॉन कंडक्टिंग, थिक नॉन कंडक्टिंग शीट, है ना। अब देखिए यहां पे कुछ बातें कर लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी शीट हो गई, नॉन कंडक्टिंग है, थिक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए प्लस है सब कुछ, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैसे आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग, रो इसके लिए डिफाइन किया, रो का मतलब क्या हो गया, अगेन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और डियर स्टूडेंट्स इसकी थिकनेस मान लीजिए कितनी आपकी डी,
सबसे पहले मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, देखिए सब कुछ सेम है, अगर आप पूरा डेरिवेशन करेंगे तो भी वही आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आपका आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस दिक्कत यहाँ पे क्या है, केवल भाई सिग्मा नहीं गिवन, मेरे को क्या गिवन है, रो। क्या गिवन है, रो। तो मैं सिग्मा और रो के बीच में क्या एस्टेब्लिश करना चाहूंगा, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहूंगा। देखिए सिग्मा क्या होता है आपका, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा एक काम कीजिए, आप लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप लेंथ से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये क्या बन गया, देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बन गया आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू रो लेंथ। अब इस शीट की जो लेंथ है या थिकनेस है वो कितनी मान सकते हो आप, डी। भाई एरिया इंटू लेंथ की जगह चाहे आप थिकनेस मान लो, एक ही बात है, थिकनेस, है ना। तो यहां भी क्या आएगी आपकी थिकनेस। ये क्या आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आपका चार्ज, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होते हैं, वो क्या हो गया रो, और थिकनेस कितनी आपकी डी। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख सकता हूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितनी थिकनेस है भाई किसके प्रोपोर्शनल है, थिकनेस। अगर थिकनेस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, थिकनेस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। मेन यहां पे सवाल पूछा जाता है इनसाइड, कहां सवाल पूछा जाता है, इनसाइड। तो मैं आपको इनसाइड निकालना और सिखाता हूं, तो देखिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आपका एक्सिस हो गया सच दैट ये डिस्टेंस भी कितना हो गया भाई आपका d/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया d/2। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, मेरे शीट के मैंने दो हिस्से मान लिए, एक हिस्सा तो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटे, ये भी है ना, और दूसरा हिस्सा ये भी कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। दोनों क्या आपके पॉजिटिव चार्ज। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले हिस्से के कारण होगा और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले हिस्से के कारण होगा। अच्छा भाई ऊपर वाला आपका पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण तो कहां होगा, अवे। कहां होगा आपका, अवे। तो अवे होगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मान लीजिए E1, ऊपर वाले के कारण, है ना। नीचे वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज, तो उसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो भी अवे होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। मान लीजिए कितना हो गया आपका E2। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2। अच्छा E1 और E2 की वैल्यू लिख सकते हो, E1 तो ऊपर वाले के कारण है, तो फॉर्मूला क्या है, रो ये थिकनेस जिसके कारण आप लिख रहे हो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रो ऊपर वाले की थिकनेस कितनी होगी, देखिए ये आपका d/2 है, कितना आपका d/2, और ये कितना है x। तो ऊपर वाले की थिकनेस क्या बन गई, ये d/2 में से x घटाया तो ऊपर वाले की थिकनेस बच गई d/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिमिलरली मैं E2 लिखना चाहूंगा, ठीक है। E2 नीचे वाले के कारण रो, नीचे वाले की थिकनेस कितनी, ये d/2 है और ये कितना आपका x। भाई पॉइंट तो ये ना जहां पे मेरे को निकालनी है, तो ये आपका d/2 है और ये आपका x, तो d/2 प्लस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपके सेम डायरेक्शन में अपोजिट में ऑब्वियसली E2 ज्यादा है, यहां माइनस है, यहां क्या है प्लस। तो आपका जो नेट फील्ड है वो कितना आ जाएगा आपका, सिंपली E2 माइनस E1। सोल्व कर लीजिए, E2 कितना, रो d/2 प्लस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 रो d/2 माइनस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्या कॉमन ले सकते हैं, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, क्या बच गया भाई आपका d/2 प्लस एक्स माइनस d/2 प्लस एक्स। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, x और x हो गया 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ गया आपका, प्रोपोर्शनल टू x। यहां ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। तो E किसके बराबर आ गया, रो x बाय, तो कैसे आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिए, क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई आप कमेंट कीजिए, और साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपीपी अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।